नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। और आज हम खास बातचीत करेंगे और खास बातचीत में हमारे साथ एक मेहमान जुड़े हुए हैं जिनका नाम प्रकाश कुमार सिंह हुआ और ये ऑल ड्राइवर कल्याण संघ के राष्ट्रीय महासचिव हुए। और मैं ऑल ड्राइवर कल्याण संघ के बारे में मैं आपको बता दूं, जो कि ड्राइवरों की अध्यक्षता करने वाली ये संगठन है, उनकी बात करने वाली ये संगठन है, उनकी आवाज़ों को बुलंदी आवाज़ों को ऊपर स्तर तक पहुंचाने के लिए इन लोगों की अध्यक्षता में जो भी होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर इस संगठन में क्या चीज़ किया जाता है और कैसे ड्राइवरों का जो समस्या है उनका निवारण किया जाता है। और मैं आपको ड्राइवरों के बारे में दो शब्द बता दूं कि जिनकी अध्यक्षता ये लोग करते हैं उनसे इस देश की रीढ़ बनी हुई है और उनसे इस देश की चालन की सारी व्यवस्था उन्हीं के द्वारा की जाती है। और उनकी समस्याएं, जो भी समस्याएं हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर क्या क्या समस्याएं आती हैं ड्राइवरों की इनके पास, कि ये लोग सॉल्व कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, और इनकी जो अध्यक्षता है उसमें ये संगठन का विस्तार कितना अधिक और कितना अच्छा रूप से हमारे देश में हो रहा है। स्वागत है आपका सर मेरे इस चैनल में। नमस्कार। मैं पहले आपके दर्शक और इस सोशल मीडिया में जितने भी भारत के ड्राइवर देख रहे हैं, मैं उन सभी को नमस्कार करता हूं। और ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत के सभी ड्राइवरों के लिए पिछले कई वर्षों से भारत के अंदर उनके मौलिक अधिकार के लिए भारत के सरकार से मांग पत्रों के द्वारा हम लोग रखते आए हैं। और इन सारी बातों को लेकर सरकार का जो रवैया है वो बड़ा उदासीनता वाली है, जिसको लेकर हम लोग 1 दिसंबर 2023 से स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। और पूरे भारत के सभी संगठन और जितने भी ड्राइवर हैं उन सभी का साथ मिल रहा है। और मुझे लगता है कि 2023 में भारत के ड्राइवरों के लिए एक बेहतर साल साबित होगा, क्योंकि एक ड्राइवर आयोग, ड्राइवर दिवस और ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड का गठन होगा, जिससे भारत के सभी ड्राइवरों को लाभ मिलेगा। तो मैं आगे इनसे पूछना चाहता हूँ। और सर, पहले आप ये बताइए कि आपको इस संगठन के बारे में कहाँ से पता चला, और ये संगठन पहले से बना हुआ है या आप लोगों ने इसका ये परिचालन किया है, कि इस संगठन को आपने बनाया है या ये पहले से बना हुआ संगठन है? और अगर पहले से बना हुआ है तो ये कितना पुराना संगठन है? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। अब मैं आप सभी के बता दूं कि मैं 1997 से मोटर सेक्टर में हूँ। और ये जो संगठन है, ये संगठन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुरेंद्र प्रसाद जी, जो पंजाब से आते हैं। उन्होंने इस संगठन को रजिस्ट्रेशन कराया था पंजाब से, और धीरे धीरे हम जुड़े। अवतार सिंह जी झारखंड से प्रदेश अध्यक्ष हैं। उसके बाद सरताज खान जुड़े हरियाणा से, और हरियाणा के सभी जिलों से हैं, जैसे नरेंद्र जी हैं, राजस्थान से महावीर प्रसाद जी हैं, अजहर मंडल जी बंगाल से हैं, त्रिपुरा से हमारे मदन दास जी हैं, जम्मू कश्मीर से कासम जी हैं। तो एक ऐसा नेटवर्क बन गया ना कि जो ड्राइवर थे। और इस संगठन की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इसमें सिर्फ ड्राइवर ही जुड़े हुए हैं। जो ड्राइवर हैं और जो शोषण और अत्याचार के शिकार हो रहे हैं, वही ड्राइवरों ने मिलकर इस संगठन को तैयार किया। भारत में आप देख रहे होंगे कि आज तक कहीं भी किसी सांसद या किसी विधायक ने आज तक कहीं से भी ड्राइवरों की बातें नहीं की। जबकि आपने देखा होगा 1-2 महीने पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने एक 32 मिनट की वीडियो में कहा था कि भारत में ड्राइवरों का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, योगदान है। लेकिन उन्होंने सिर्फ कहा था, जबकि आप देख रहे हैं कि मैंने भारत के 8 मंत्रालयों में जाके सारी मांगों को दिया है कि हम 1 दिसंबर से स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन के तैयारी में हैं, और उसके जवाब भी आ रहे हैं। लेकिन सरकार भी कहीं न कहीं अनदेखा कर रही है। लेकिन अब मुझे लगता है कि जो भारत के ड्राइवरों के अंदर जो जागरूकता हुई है, और आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि इस संगठन के जुड़े हुए हर वो एक कार्यकर्ता हर रोज कहीं न कहीं ड्राइवरों को सभाओं के माध्यम से, नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से, या 10 लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। इस संगठन के हर एक वो कार्यकर्ताओं को मेरा नमस्कार है, सलाम है, क्योंकि वो सभी बेहतर काम कर रहे हैं।
तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि आप इस संगठन से जुड़े हुए हैं और काम कर रहे हैं इस संगठन के लिए, तो कितने लोग अभी तक जुड़ पाए हैं, और आगे आपको क्या लगता है कि बहुत सारे जो लोग हैं, जो कि आप ड्राइवरों की बात करते हैं, तो टेम्पू से लेकर के टेम्पू चालक भी ड्राइवर हुआ, जी जी, ट्रक चलाने वाला भी ड्राइवर हुआ, जी। बस चलाने वाला भी ड्राइवर हुआ, तो ये सब आपसे जुड़ पा रहे हैं? और अगर जुड़ पा रहे हैं तो आप जो भी इनकी समस्या है क्या दूर कर पा रहे हैं? जी जी, हर रोज सभी कार्यकर्ताओं के पास हमारे फ़ोन आते हैं। रोज़ कहीं न कहीं दुर्घटनाओं के मैसेज आते हैं, कहीं कोई आरटीओ अवैध वसूली का, क्योंकि अभी देखिए, अभी मैं इलेक्शन चल रहा है कई राज्यों में, मैं उस पर थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। मध्य प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ से अगर आपकी ट्रक निकलती है, अगर वो खाली भी है ना, तो भी आपको एक गाड़ी के कम से कम 500, 700, 1000, 2000 रुपए देने पड़ते हैं। जहाँ मैं देख रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी और कल नितिन गडकरी जी की भी सभाएं में देख रहा था, और मैं इस पे कई बार मैंने उनके आवास पे मुलाकात जब हुई उस पर भी चर्चा की थी, लेकिन ये अवैध वसूली बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। और एक मध्य प्रदेश जबकि सेंटर में, वहाँ से सारी गाड़ियों को गुजरना है और इतनी दादागिरी होती है। वहाँ गोविंद सिंह राजपूत जी परिवहन मंत्री हैं, उनको भी हमने कई बार मैसेज दिया, लेकिन ये कहीं दिख नहीं रहा है। तो ये देश के अंदर एक ऐसी सिचुएशन बन गई है ना कि सिर्फ भ्रष्टाचार सिर्फ कागजों में बताया जा रहा है कि खत्म हो रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पे सबसे अधिक परिवहन सेक्टर का वो स्थिति है कि मैं आपको बताऊं कि आज परिवहन सेक्टर पतन के कगार पे। जो एक दो गाड़ी रखने वाले हैं या बड़ी कंपनियां हैं, ये सभी इससे दुखी हैं, लेकिन आवाज उठाने की बात जहां तक आती है तो आपको पता है कि सत्य पे चलना इतना आसान नहीं होता और बोलने में लोगों को तकलीफ होती है। सर, लेकिन क्या कारण है कि जो इस देश में, जो देश परिवहन से ही चलता है, जिस देश की रीढ़ है, अगर एक दिन के लिए अगर ड्राइवर हड़ताल कर देते हैं तो इस देश की सारी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। तो आखिर जब इतना कुछ है तो क्या कारण है कि ये इन लोगों की समस्या जो है ऊपरी स्तर तक नहीं पहुंच पा रही है? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। क्यों? ये सेक्टर जो है ना, ये असंगठित क्षेत्र है, मतलब संगठित नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि अब ड्राइवरों में भी मैं देख रहा हूँ, अब इसमें भी कई ऑटो के थे, टैक्सी के थे, ट्रक के थे, बस के थे, लेकिन भारत में पहली बार जब ये ऑल ड्राइवर कल्याण संघ, जिसका नाम रखा गया ऑल ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन, तो हमने नाम ही कुछ ऐसा रखा कि भारत के सभी ड्राइवरों को कनेक्ट करना है, जोड़ना है, क्योंकि ये समस्या सबकी है, लेकिन अभी तक बटे हुए थे। और आज संगठनों की बात रही तो कुछ संगठन जो कुछ करते नहीं और करने नहीं देते हैं, तो ऐसे तो आप समाज में भी देखते हैं जी कि कुछ करेंगे नहीं और करने नहीं देंगे और कटाक्ष, तो ऐसे कुछ संगठन हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो भी भारत के ड्राइवर हित के लिए काम कर रहे हैं वो सभी संगठन हमारे समर्थन में है, क्योंकि हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, किसी एक की बात नहीं कर रहे हैं, किसी जाति विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, किसी जाति धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। भारत के सभी ड्राइवर, जो भारत के ड्राइवर सड़कों पे 365 दिन काम करते हैं और उन्हें एक दिन सम्मान नहीं मिल पाता, हम उस पर काम कर रहे हैं कि कैसे उन्हें एक सम्मान मिले, उनका हक अधिकार मिले। आए दिन दुर्घटनाएं होती है और दुर्घटनाओं में हादसे होते हैं, और आप देखते हैं कि दुर्घटनाओं के अंदर जो भी है, एक ड्राइवर के परिवार को 20-30 हज़ार रुपये दे दिया जाता है और एम्बुलेंस में डेड बॉडी भेज दिया जाता है। लेकिन आज तक, जबकि मेरा मानना है कि सरकार के पास जो सालाना बजट रोड परिवहन मंत्रालय को जो आता है ना, मैंने उसका एक आंकड़ा निकाला था कि उसमें अगर मात्र 0.1% भी निकाल दिया जाए तो ये ड्राइवरों के लिए एक राहत कोष बनता है, जो जहां भी तत्काल दुर्घटना होगी और ड्राइवरों को तत्काल मदद मिलेगी, जिससे किसी भी ड्राइवर का परिवार बिखरेगा नहीं। तो सर ये बताइए कि हमको जहां तक लगता है कि लगभग जो ड्राइवरों की संख्या है उसमें लिटरेसी दर नहीं, वो लोग साक्षर, हमको जहाँ तक हमने अनुभव किया है वो नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये भी तो कारण हो सकता है कि वो पढ़े लिखे नहीं है, इसके वजह से उन सारी चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं, सरकार तक अपनी आवाज़ों को नहीं पहुँचा पा रहे हैं, या उनके लिए कोई संगठन खड़ा नहीं हो पा रही है। जी, आपने कहा है, ये बात सत्य है, क्योंकि इस सेक्टर में पढ़ा लिखा आदमी आएगा कौन? आज के ज़माने में जितनी ट्रकें सड़कों पर चलती हैं या जितनी भी कंपनियाँ हैं भारत के अंदर, आपको मैं बता दूँ, क्लीनर जो, जिसे हेल्पर खलासी जो हम कहते हैं, गाड़ियों के अंदर हेल्पर और खलासी मिलता ही नहीं, और जब हेल्पर आएगा ही नहीं, अब नितिन गडकरी जी ने कहा था कि मैं भारत के अंदर 500 ट्रेनिंग सेंटर बना रहा हूं, जिसमें मुझे लग रहा है कि भारत के अंदर
40 से 50 ट्रेनिंग सेंटर बने हैं और वो भी अगर देखा जाए तो पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं। तो इसमें क्या है ना तो कि सर मैं आप इस बात को इंटरप्ट करूंगा जी। इन चीजों को आपने देखा है जो अभी आप ये चीज स्टेटमेंट दे रहे हैं जी। सरकार के लिए कि हाँ ये इन चीजों का परिचालन अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा जी। है, तो क्या आपने उस चीजों को देखा है जाके वहाँ पे अनुभव किया है कि हाँ ऐसा हो रहा है? जी, मैं अभी गया था, नितिन गडकरी जी के पीए से मिला था। उन्होंने कहा कि अगर इस तरीके की व्यवस्थाएं हैं तो ये जो है ना, ये ट्रेनिंग देना, जो आपने बताया ना, ट्रेनिंग दे के हम एक कुशल ड्राइवर बनाए जिससे हादसों को हम रोक सकते हैं। और ये जब हम व्यवस्थित बनाएंगे तो इसमें शिक्षित लोग भी आएंगे। आज जो व्यवस्था है कि जो आदमी, आप देखते हैं कि ड्राइवर एक ऐसा शब्द है ना कि ड्राइवर नाम लेने मात्र से ही लोगों के दिमाग में एक पिक्चर तैयार हो जाती है ड्राइवर। तो आज जब हम इस कार्य को बेहतर बनाएंगे, आप कह रहे हैं कि हम भारत को बेहतर बना रहे हैं, तो भारत में एक ड्राइवर भी किसी समाज से आता है, हम भी किसी परिवार से आते हैं, हम पैसे के लिए ड्राइविंग करते हैं। लेकिन लोगों की क्या हो गई है कि मानसिकता ड्राइवर मतलब कि इसका कोई ग्रेड नहीं है। लेकिन ये नहीं है कि ड्राइवर एक समाज से आता है, एक परिवार से आता है, घर से आता है, वो भी अपने भारत में, भारत की अर्थव्यवस्था में उसका बड़ा योगदान है। आप समझिए कि जो हमारे शरीर रूपी नस जो होती है, वैसे ही भारत के अंदर जो ये सड़कें हैं वो नस रूपी हैं और इसमें लहू की समान जब शरीर में रक्त चलता है, सेम सिचुएशन वैसा ही भारत में ड्राइवर चलते हैं जो सुबह से लेके शाम तक जो हमारे दिनचर्या के जो भी सामान आते हैं वो ड्राइवरों के द्वारा ही आता है। और ड्राइवरों का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन इसमें संगठित ना होना, सरकार को लग रहा है कि सरकार तो वो है, जब तक आप अपनी बातों को रखेंगे नहीं, जब तक बहुमत नहीं दिखाएंगे, तब तक सरकार, सबको मालूम है कि तकलीफें हो रही है, खबर भी है, लेकिन बेखबर बने हुए। जब तक आप खड़े नहीं होंगे, समस्या आपकी है, तब तक दूसरा कौन खड़ा होगा? आप देखते हैं कि आपके बाजू से लोग निकल जाते हैं। समस्याएं क्या है ना कि लोग, जब तक आप अपने लिए खड़े नहीं होंगे, दूसरा आपकी समस्या को दूर नहीं कर सकता। और ऐसा कोई चमत्कार नहीं होगा, कोई धनुष मान लेके आया और अच्छा सर, मैं ये एक चीज पूछना चाहूंगा कि अगर ये लोग एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या कारण है कि ये लोग एकजुट नहीं हो पा रहे हैं? और अगर एकजुटता उनमें नहीं बन पा रही है, तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि ये लोग जो है, इनकी स्थिति जो है, दिनचर्या जो है, डेली रूटीन जो है, वो लगातार टाइमिंग की कमी है इनके पास ये है कि हाँ हम कहीं पर रुकेंगे तो वहाँ पे नहीं पहुँच पाएंगे, अगर संगठित होते हैं तो कहीं से कुछ मेरा छूट जाएगा। तो इन्हीं कारणों से हमको जहाँ तक लगता है, मैंने अनुभव किया है कि कुछ इन्हीं कारणों से ये लोग एकजुट नहीं हो पा करके किसी संगठन या किसी तरह से अपनी आवाज़ों को नहीं आगे कर पा रहे हैं। नहीं, देखिए ये बात भी आपने अच्छा सवाल किया है। ड्राइवर, देखिए मेरा कहना है कि आप 24 घंटे काम करते हैं ना, तो 24 घंटे के अंदर थोड़ा सा वक्त आप इस समाज को भी देते हैं, जिस ड्राइवर समाज से आप आते हैं। अगर आप 10 मिनट 20 मिनट सोशल मीडिया के माध्यम से या जहाँ भी कहीं 10 ड्राइवर मिलते हैं, अभी जैसे जागरूक करने के लिए हम निकल रहे हैं, किसी होटल पे आप रुकते हैं, उनको आप समझाते हैं। अगर एक आदमी को समझाने लगे, एक आदमी को, तो वो आदमी फिर दूसरे को समझाए। तो इस तरीके से ड्राइवरों का एक नेटवर्क है कि हमारी बातें बताने के लिए आज भारत के जो भी नेशनल मीडिया है, आप देख रहे हैं कि वो आवाज़ों को नहीं उठा रहे हैं। वो आप सभी को पता है कि सरकार के द्वारा वो संचालित होता है और वो आम जनता की बातें नहीं बताती, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। तो ड्राइवर अगर जागरूक हो जाएं, इस बात को समझ जाएं कि हमें क्या करना है, क्योंकि वो लोगों को जागरूक करेंगे। एक ड्राइवर एक दूसरे ड्राइवर को होटल पे गया, कहीं पंप पे गया, कहीं फैक्ट्री में गया, तो दूसरे ड्राइवरों से मिलता है, क्योंकि ड्राइवर का बराबर ड्राइवरों से मिलना जुलना है, या टोल हो या कहीं भी। तो अगर वो लोग जागरूक होने लगे, वो अपने आप को जागरूकता अभियान में शामिल करेंगे, तो मुझे लगता है कि हम लोग बहुत जल्द इस रिजल्ट को बेहतर दे सकते हैं। लेकिन सर, उन लोगों का संपर्क भी तो है कि हाँ एक ड्राइवर दूसरे ड्राइवर से, आपने कहा कि मिलते हैं, डेली रूटीन मिलते हैं, लेकिन फिर भी एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि कहाँ पे कमी है कि वो एकजुट नहीं हो पा रहे हैं? संपर्क है, सभी लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं। अगर आप कहीं पे जाते हैं तो एक जगह आपको 10, 20, 50 टेम्पो ड्राइवर मिल जाएंगे, लेकिन वो एकजुट नहीं हो पा रहे हैं अपनी समस्याओं को लेकर के। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण मैं बता रहा हूँ आपको कि संगठन, देखिए आज संगठन नहीं आया है, संगठन वर्षों से काम कर रहा है। 1936 में ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस भारत में बनी थी,
जो आज मंत्रालय में भी सब जगह अटैचमेंट है उनका। मेरी भी एक बार बात हुई थी, उन्होंने कहा कि 6250 रुपये आप दे दो और सदा के लिए मेंबर बन जाओ। तो ऐसे ही कुछ ढकोसलेबाजी हैं जो 200, 500, 1000 लेने का काम करते हैं, लेकिन ड्राइवरों के लिए ज़मीनी स्तर पर कुछ काम नहीं होती है। और जिसकी वजह से कुछ ड्राइवर निराश हो चुके हैं। कई दशक बीत गए और मैं तो ड्राइवरों से मिलता रहता हूँ, उसमें कई ड्राइवरों का कहना है कि भाई इतने सालों से हमें लोगों ने ठगने का काम किया। तो कुछ संगठनों की ऐसी नीतियों के वजह से लोगों का भरोसा टूटता गया है। लेकिन आज जिस संगठन से हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे संगठन में कोई शुल्क नाम की चीज़ नहीं है। अगर आप समझ रहे हैं कि कोई शुल्क है, पैसे है जोड़ने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट यानी निःशुल्क भाव से हम सिर्फ ड्राइवरों को जागरूक करके उनके हक और अधिकार के प्रति जागरूक करना चाह रहे हैं। किस प्रकार? जिस प्रकार उनको अपनी शक्ति का एहसास नहीं है कि हमारे अंदर ताकत क्या है। और ये मुझे आशा ही नहीं, पूरा भरोसा है कि भारत के 80% ड्राइवर जाग चुके हैं। वो 20% जो है ना, वो दूर से ही खड़े होकर देख रहे हैं कि कब उनकी व्यवस्था बदले तो आके खड़े हो जाएंगे और कहेंगे हम तो दूर से ही देख रहे थे। आप तो सर, आप जो है ऑल ड्राइवर कल्याण संघ की अध्यक्षता करते हुए आप महासचिव हुए। जी जी। तो महासचिव हुए तो आपने इसमें क्या रोल निभाया है, और आखिर उनकी जो भी मांग है तो आपने सरकार तक पहुंचाई है? जी जी, सरकार के पास पिछले कई वर्षों से हम लोगों ने दिया है और उसके पूरे कॉपी भी हमारे पास है। और सरकार भी और इस संगठन के बीच का फासला बड़ा करीब है, क्योंकि मैं सरकार और ये जो संगठन है ना, इसके बीच का फासला बहुत कम है। क्योंकि सरकार को भी समझ में आ रही है कि जिन मांगों को लेके हम मांग रहे हैं सरकार से, वो पूरे जुनून। आज भी आप देखते होंगे कि सड़क किनारे जो लाइन होटलें हैं उस पर शौचालय की सुविधा नाम मात्र की है। ऐसे कई होटल आपको मिलेंगे जिसपे ट्रकों का रुकना होता है, जहाँ शौचालय है ही नहीं और लोग जरूरी भी नहीं समझते हैं। मैंने कई बार कहा है कि अगर नितिन गडकरी जी एक नोटिफिकेशन जारी कर दें कि 10 दिनों के अंदर भारत के जितने भी लाइन होटल हैं जो सड़क किनारे हैं, अगर उसको शौचालय नहीं हो तो उसको तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। अगर ऐसी सिर्फ नोटिफिकेशन दे दे, मैं कहता हूँ 10 दिनों में पूरे देश के अंदर शौचालय की सुविधा होगी। एक तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं स्वच्छ भारत बना रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि लाखों ड्राइवर डब्बा लेके आज भी सड़क किनारे बैठते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसे हमें बेहतर बनाने की आवश्यकता है और सरकार अपने व्यवस्था में लगी हुई है। और जहाँ ड्राइवर के लिए, तो मैं कह रहा हूँ ना कि ड्राइवर के लिए आज तक लोकसभा या विधानसभा में किसी सांसद विधायक ने एक बार भी अगर बोल दिया होता। प्रधानमंत्री जी ने इतनी बार मन की बात की है, लेकिन आज तक कभी ड्राइवरों की बात उन्होंने नहीं की। तो सर देखिए, यहाँ पे आपने सांसदीय क्षेत्र की बात की या विधानसभा क्षेत्र की आप बात करेंगे, तो यहाँ पे देखा ये जाता है कि जिस कौम से आप, जिस जात से, जिस कास्ट से या जिस धर्म से आप आते हैं, तो आप उन चीज़ों को ज़्यादा बखूबी अच्छी तरीके से जानते हैं और महसूस कर पाते हैं। अगर आप एक दलित हैं तो आप दलितों की अवस्था को भली भांति जानते हैं, और अगर आप सांसदीय क्षेत्र में अगर आप सांसद बनते हैं या विधायक बनते हैं तो उनकी आवाज़ों को ऊपरी स्तर तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये जो एसोसिएशन है, तो आप एक, जहां तक हमको जानकारी है कि आप एक ड्राइवर हुए, तो आगे अगर आपकी अध्यक्षता अगर सरकार में होती है तो आप उन चीज़ों को कैसे पेश कर पाएंगे? अगर आपको आगे मौका मिले सरकार में हिस्सेदारी होने की, तो आगे उन चीज़ों को कैसे कर पाएंगे? देखिए, इसमें मोटर सेक्टर जो है ना, महत्वपूर्ण सेक्टर है देश का, और इसमें बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जिसे बदलने की। अगर ऐसी व्यवस्था बनी तो ये वक्त के साथ हम लोग काम करेंगे और इस व्यवस्था को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। कि जो आज आपने कहा ना कि ड्राइवर इसमें जुड़ना नहीं चाहते हैं, अशिक्षित लोग हैं, तो मैं चाहता हूं कि भारत में इस ट्रांसपोर्ट सेक्टर को एक ऐसा बेहतर बनाया जाए जिसमें पढ़े लिखे लोग भी आए और हम इस काम को गर्व से महसूस करें और गर्व करे कोई भी ड्राइवर कि हम इस काम को कर रहे हैं और उसके परिवार, समाज, लोग उसको इज्जत की नज़रों से देखें। हम इस सेक्टर को ऐसा बनाना चाहते हैं। तो सर ये बताइए कि जो ड्राइवर हुए तो ये आपकी बातों को सुन रहे होंगे अच्छे तरीके से और देख भी रहे होंगे, तो ये आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब चीज अच्छे तरीके से चल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि कितने दिनों तक या कितने महीनों तक ये विस्तार कर पाएगा? जी देखिए, अभी 1 दिसंबर 2023 हमने इसलिए कहा था कि 2023 के शुरू में जब जंतर मंतर पे हम धरना प्रदर्शन एक दिन का किए थे, उसमें सभी संगठन शामिल हुए।
तो मैंने उसी समय कहा था कि अगर ये साल 2023 में अगर सरकार ने ड्राइवरों की मांग को नहीं बताया तो हम 1 दिसंबर से स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन, ये उसी के बातों को जो हमने शुरू में कहा था, और ये साल का आखिरी महीना होता है दिसंबर, और 1 दिसंबर से स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन कहने का मतलब कि साल भर हमने इंतजार किया। 9 सालों से इस सरकार से हमें बड़ी उम्मीद थी कि शायद कुछ व्यवस्थाएं बदलेगी, लेकिन आज हमने देखा है कि इनकी व्यवस्थाएं बदली। रोड पे टोल लगा दिया गया, एक गाड़ी वालों के ऊपर इतने सिस्टम लगा दिए गए ना कि गाड़ी चलाना आज के समय में, मैं बोल रहा हूँ ना कि भारत के अंदर ऐसी व्यवस्था बन गई है कि जैसे आप किसी शमशान में बैठ के, कब्रिस्तान में बैठ के और जिंदे करने की बात आप लाशों को जो करते हैं वैसी स्थिति है, यानी शमशान में बैठ के हम मुर्दे को जिंदा करने जैसे। तो वो स्थिति भारत में मोटर सेक्टर की है। आज जो गाड़ियां रखने वाले हैं वो तबाही के कगार पे चलेंगे। व्यवस्थाएं ये कह रहे हैं कि हम बदल रहे हैं, आपने सड़कें बदली है तो आपने तो कदम कदम पे टोल लगा दिया। आप राज्य की सीमाओं पर परिवहन अधिकारियों द्वारा जो अवैध वसूली हो रही है अरबों खरबों में हो रही है, और सभी राज्य के अधिकारी इसमें शामिल हैं। और जब मैंने वहां पे बात किया कहीं MBI से तो उन्होंने क्या कहा कि ये पैसे हमें ऊपर देने पड़ते हैं। जब मैंने नीचे से देखा कि भाई कौन सिस्टम में, तो वहां जाके IAS अधिकारी जाता है, उसके बाद सीधा वहां के परिवहन मंत्री तक जाता है। तो ये इतना बड़ा नेटवर्क है। आप एक तरफ कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार बंद करने की बात कर रहा हूँ, और देश की जितनी भी मीडिया है ना, कोई भी जाके किसी भी न्यूज चैनल वाले ने आज तक किसी भी राज्य की सीमाओं पर जाके इस पे सवाल जवाब नहीं किया, क्योंकि उनको दिखाई नहीं देता है। उनको दिखाई सिर्फ वही देता है जो सरकार चाहती है कि तुम्हें दिखाना है। लेकिन आज भारत के ड्राइवर जागरूक हुए हैं, और मेरा मानना है कि भारत के ड्राइवरों की संख्या इतनी है, जितनी हम तादाद में है, कि अगर हमने चाह लिया तो भारत की सरकार बदलने की क्षमता रखते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारी मांगे हैं वो केंद्र सरकार से, ड्राइवर आयोग जो बनेगा, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड बनेगा, वो केंद्र सरकार लागू करेगी, तो पूरे भारत के सभी राज्यों में उस पर तैयारी होगी। क्योंकि एक कहा जाए तो एक राज्य के अधीन में नहीं आता है, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं भारत के संविधान की बदलाव की बात कर रहे हैं, भारत के संविधान की बात कर रहे हैं जिसमें बदलाव करना है। और मुझे पूरा भरोसा है कि ड्राइवर जागरूक हुए हैं, और इसी साल में ये आंदोलन के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ, अभी भी टाइम है। अगर सरकार समझती है कि हमें इंसान है, जबकि राष्ट्रीय मानव अधिकार ने पिछले साल 27-28 जून को ही 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को भेजा कि ड्राइवरों की स्थिति बड़ी बुरी है, इस पर आप विचार करें। लेकिन सरकार देख रहे हैं कि भाई इन लोगों का कोई संगठन, इन्हें नहीं, कोई संगठित नहीं है। लेकिन आज भारत में ड्राइवरों की स्थिति बहुत ही बेहतर बनी है, और लोग जगे हैं। जब हम दूसरे की लड़ाई के लिए खड़े हो सकते हैं, आज अपनी लड़ाई के लिए खड़े नहीं हो सकते। और हमें कुछ भी नहीं करना है, हम शांतिपूर्वक पूरे देश में स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन करेंगे, और भारत के सभी राज्यों में ड्राइवर स्टीयरिंग छोड़ के वो गाड़ी नहीं चलाएंगे, विरोध करेंगे तो सरकार। सर ये आंदोलन कितने दिनों का है? यह अनिश्चितकाल आंदोलन है। जब तक सरकार मांग नहीं मानती है तब तक ये चलेगा। 1 दिसंबर से शुरू होगा, और सरकार को मानना तय है और मानना ही पड़ेगा, क्योंकि जिन मांगों को हम लेके आ रहे हैं उसमें से कोई भी ऐसी बातें नहीं है कि हम चुनावी भाषण देने आए हैं कि भैया ये दे देंगे, तुम्हें ये दे देंगे। हम उन बातों को करने के लिए आए हैं जो सामने सच्चाई है और ड्राइवरों के साथ हो रहा है, हम उस पर काम कर रहे हैं। तो सर हमारी जनता को आप अपने बारे में 2 शब्द बताइए कि आपको ये चीज़ करने का कहाँ से आइडिया आया कि हाँ कि हम इन लोगों का, जो भी ड्राइवर जो लोग हैं उनकी आवाज़ों को पहुँचाने का काम करेंगे। आपको ये आइडिया कहाँ से आया? जी, मैं आपको बता दूं कि 1997 से मैं मोटर सेक्टर में आया, और तब से मैं बड़ा रिसर्च करता रहा। कहीं न कहीं मैं बिहार से आता हूँ मैं, और आपको बता दूं कि भारत के सभी राज्यों में काम किया। तो मैं ये जो शोषण देखता रहा, और इसके ऊपर मुझे लगा कि आवाज़ उठानी चाहिए। धीरे धीरे फिर हम लोग एक संगठन के रूप में आ गए। तो ये जो शोषण हमने देखा है, और जो आप गलत देखते हैं, जब आपके अंदर गलत चीज़ें देखते हैं तो कहीं ना कहीं अंदर से क्रांति जगती है, और वही है जो आज मुझे लगा कि आज पूरे देश के ड्राइवरों के लिए काम करना चाहिए। और मैंने शुरू किया, और आज इतनी बड़ी हमारी टीम मिल गई, और लोगों के साथ इतने कार्यकर्ता जो मिल गए जो दिन रात परिश्रम कर रहे हैं ड्राइविंग करते हुए। सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि सब ड्राइवर, और ड्राइविंग करते हुए वो अपने वक्त को निकालते हैं। जिस प्रकार से वो अपने परिवार के लिए देते हैं, वैसे ही उसमें से थोड़ा सा वक्त संगठन के लिए निकाल के बड़े ही निष्ठा भाव से करते हैं।
मैं उन सभी को नमस्कार करता हूं जो लोग हमारे संगठन से जुड़ के और बेहतर काम कर रहे हैं। तो ये एक प्रेरणा देखिए, आप जब अच्छे विचारों को लेके काम करते हैं तो मेरा मानना है कि जब आपकी सोच अच्छी होगी ना तो ऊपर वाला भी कहीं ना कहीं आपके साथ खड़ा हो जाएगा। तो ये सिर्फ विचार हमारे अच्छे थे और उन विचारों को लेके हमने शुरू किया और आज पूरे देश में लोग जुड़ते चले गए संगठन के माध्यम से। जब ये संगठन में लोग जुड़े हैं और उनका नतीजा क्या है कि आज एक आशा उम्मीद की किरण जगी है पूरे देश के ड्राइवरों में, और उन्हें भरोसा है कि इस संगठन से भारत के ड्राइवरों के लिए एक बेहतर निर्णय आएगा। तो आगे जो बातचीत हम लोगों ने किया, तो ये पहला एपिसोड है हमारा और दूसरा एपिसोड भी हमारा आएगा। और अभी के लिए धन्यवाद।